ठीक है। साइंस में देखिए आज अगला पदार्थ का गुण आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता को इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता से क्या होता है। और प्रत्यास्थता एक भौतिक गुण है जो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है। अवस्था तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक ठोस में भी होता है और द्रव में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वो ठोसों में होता है। तो प्रत्यास्थता क्या कहलाता है साइंस की भाषा में, तो प्रत्यास्थता है, लेकिन इसे आम भाषा में कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन। जब किसी के आकार में परिवर्तन होता है, परंतु आकार में परिवर्तन होने के बाद ज्यों कि तो उसका आकार लौट आए, वही रूप धारण करने की कोशिश करे, इसे साइंस की भाषा में हम प्रत्यास्थता कहते हैं। इसकी भाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है प्रत्यास्थता की कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल का विरोध करता है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर हम बाह्य बल आरोपित करते हैं, परंतु बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद उस वस्तु के आकार में परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु जैसे ही हम अपने बल को हटा लेते हैं तो वस्तु जो उसका आकार है वह अपना पुनः पहले वाला आकार लेना चाहती है। तो ऐसी स्थिति को साइंस में हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अगर हम रबर को देखें, रबर को अगर हम दबाते हैं तो रबर दब जाती है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसे ही हम उसमें से हाथ उठाते हैं रबर से तो वो अपना आकार ज्यों के तो लौटाने की कोशिश करती है, अपना पुनः पहले वाला आकार ले लेती है। ऐसी वाली भाषा को हम साइंस में प्रत्यास्थता कहते हैं। तो देखिए प्रत्यास्थता जो है, प्रत्यास्थता क्या कहलाती है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए पहले इसके प्रकार देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि जो प्रत्यास्थ होते हैं, जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वो किन पदार्थों में अधिक होता है और किन में कम होता है। तो इसके लिए ये देखिए लिखा है कि वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है आकार में परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखा है कि वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ कहलाते हैं जो अपनी पूर्व अवस्था में आने में अधिक समय लगाते हैं। जैसे अगर हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करके दबाएं और वहीं पे एक रबर को दबाएं तो रबर को दबाने पर वो तुरंत पुनः वापस अपना आकार ले लेती है, परंतु लोहा धीरे धीरे अपना आकार लेता है। इसीलिए जो देरी से अपना आकार पुनः वापस करता है वो अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है, और जो तुरंत अपना आकार ले लेता है ज्यों का त्यों वो कम प्रत्यास्थ कहलाता है। तो लोहा अधिक प्रत्यास्थ होता है, इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है रबर की तुलना में, क्योंकि जो इस्पात होता है, इस्पात अपना आकार देरी से वापस करता है। अंतराणविक बल लगता है जो बाहर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे बाद में लौटाता है, परंतु रबर तुरंत लौटा देती है। इसलिए एग्जाम में आता रहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन में मिलेंगे इस्पात, रबर और भी ऐसे मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि जो पदार्थ है ज़्यादा समय लेता है अपना आकार ज्यों का त्यों लेने में तो वो अधिक प्रत्यास्थ होता है, और जो तुरंत अपना आकार लौटा देता है या अपना जो आकार पहले था वो ले लेता है तो वो कम प्रत्यास्थ होता है। तो रबर कम प्रत्यास्थ होगा और इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होगा। इसे साइंस की भाषा में प्रत्यास्थ को कहलाता है, आकार ज्यों का त्यों लेना ही प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। तो वे सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिनको बाह्य बल लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु वह अपनी पुनः अवस्था में आने की कोशिश करती हैं, ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। परंतु वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर वह अपना आकार पुनः नहीं ले पाती हैं, वे वाली वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं ना कहला करके प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। क्योंकि अगर प्लास्टिक पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वह अपना आकार पुनः नहीं लेती हैं, बल्कि वे भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं। तो आगे देखते हैं कि जो क्या कहलाता है। तो इधर पर देखना है कि जब हम जो बल लगाते हैं और जितने एरिया पे बल लगाते हैं उसे साइंस की भाषा में उस बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता क्या है, भाषा क्या कहती है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। ध्यान रखना है कि एग्जाम में परिभाषा तो कभी नहीं पूछी जाती है, परंतु ये अवश्य पूछा जाता है कि जो प्रतिबल इक्वल टू होता है वो क्या होता है। तो प्रतिबल इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। जो बल होता है, बल लगा रहे हैं जो हम वो जितने एरिया में लगा रहे हैं, तो जितना बल लगाने पर उस एरिया में परिवर्तन होता है, जो बल लगाते हैं उसे साइंस की भाषा में प्रतिबल कहते हैं।
इसीलिए प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन में फॉर्मूला मिलता रहता है, यूनिट आती रहती है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बाद में बताते हैं। पहले देखिए कि प्रतिबल इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर जो बल होता है, बल के मापने की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है, और जो क्षेत्रफल होता है दो विमाओं का गुणनफल होता है। इसीलिए क्षेत्रफल को वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर में माप सकते हैं, परंतु इधर पे SI यूनिट लिखनी है, SI मात्रक की यूनिट लिखनी है। इसीलिए हाँ देखिए, इधर पे जो इकाई है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इधर पे जो यूनिट ध्यान रखना है और साथ में इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं कि प्रतिबल क्या कहलाता है। तो प्रतिबल इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल तथा इसकी जो इकाई है वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। वहीं पर जब आगे बात करते हैं तो विकृति कहलाती है। फॉर्मूला में जो आता है विकृति, तो विकृति क्या कहलाता है, जिसको स्टैंड कहते हैं। विकृति कहलाता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन मतलब जो उसमें आकार में परिवर्तन होता है उसी को विकृति कहते हैं। मतलब अगर हमने कोई 5 मीटर की छड़ ली, उसको पीटने पर वो 6 मीटर की हो जाती है, तो जो 1 मीटर बड़ी है उस 5 मीटर पर, उसी को हम साइंस की भाषा में विकृति कहते हैं। विकृति का मतलब होता है आकार में परिवर्तन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि किसी तार पर बल लगाने पर, अगर हम किसी तार पर बल लगाते हैं और उसकी जो लंबाई है वो L है और वृद्धि लेकिन स्मॉल l हो जाती है, तो विकृति क्या होती है, तो विकृति होती है स्मॉल n अपॉन कैपिटल L। तो यहाँ पर जो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L हुई है, तो मतलब जो परिवर्तन हुआ है, जो वृद्धि हुई है वो ऊपर लिखना है, और जिस पर हुई है वो वृद्धि वो नीचे लिखना है। इसी को हम साइंस की भाषा में विकृति कहते हैं। तो विकृति और प्रतिबल के बीच में एक वैज्ञानिक थे हुक, उन्होंने एक नियम दिया था प्रत्यास्थता से संबंधित, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हुक ने क्या नियम दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो विकृति होती है वो प्रतिबल के समानुपात होती है। मतलब जितना प्रतिबल, मतलब जितना तुम बल लगाओगे विकृति उतनी ही होगी। मतलब वस्तु में जितना तुम बल लगाओगे ऊपर से, उसके आकार में उतना ही परिवर्तन होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है अनुपात का मतलब होता है एक चीज बढ़ने के साथ उसके अपोजिट वाली चीज भी साथ में बढ़े, तो वो अनुक्रमानुपाती कहलाती है। वहीं पे विक्रमानुपाती होता तो इसका मतलब होता कि बल तो लगाते हैं परंतु विकृति विपरीत में कार्य करती है। परंतु यहाँ पे समानुपात का मतलब है कि जितना तुम बल लगाओगे वस्तु के आकार में उतना ही परिवर्तन होगा, क्योंकि विकृति का मतलब होता है आकार में परिवर्तन और प्रतिबल का मतलब होता है बल। जितना बल लगाते हो उतना ही उसके आकार में परिवर्तन होगा, ये कहा था हुक ने। तो जब हम मैथ में या किसी साइंस में अनुक्रमानुपाती या विक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, एक स्थिरांक आता है, तो जो कांस्टेंट आता है वो यहाँ पर के आता है। तो जो जब वहाँ पे हमने बराबर लगाया, यहाँ पे इसके अनुक्रमानुपात की जगह पे जब बराबर लगता है तो एक नियतांक आया के जो मल्टीप्लाई में आता है। तो k इक्वल टू जब निकालेंगे तो विकृति इसके अपॉन में पहुंच जाएगी, इसलिए k इक्वल टू जो हो जाएगा वो प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। तो आता है कि हुक ने कौन सा नियम दिया था, तो उन्होंने दिया था कि प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू k। यहाँ पर हुक के नियम में इस k को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक। सबसे महत्वपूर्ण यही लाइन होती है कि प्रत्यास्थता गुणांक जो k इक्वल टू होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होती है। मतलब जितना बल आरोपित किया गया है, आकार में परिवर्तन जो हुआ है, उन दोनों में जो अनुपात होता है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो जो हुक का नियम है, हुक का नियम क्या था, हुक का नियम था 3 प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कभी ग्रुप डी, रेलवे जैसे एग्जामों में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो उसके प्रकारों से बनते हैं। ये टॉपिक जो कठिन जरूर होता है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। फॉर्मूला, यूनिट, एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, ऐसे कई यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता कहलाती है आकार में परिवर्तन। विकृति का कहलाती है तो आकार में जितना परिवर्तन होता है वो विकृति कहलाती है। और जो प्रतिबल है, जो बल लगाते हैं, वो प्रतिबल कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति के बीच में जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, तो वो हुक के नियम पर आधारित होता है। इसलिए हुक ने कहा था कि विकृति समानुपात जो होगा वो प्रतिबल के समानुपात होगा। इसी पे आधारित जो एक यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान निकला है, ये प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। वे 3 प्रकार हैं हमारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
और दृढ़ता गुणांक। तीन प्रकार के ये प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। पहले जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे यंग, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर यहाँ पर एक प्रत्यास्थता गुणांक की खोज की, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यहीं पे जितने भी जो इसके प्रकार हैं तीन प्रत्यास्थता गुणांक के, इनमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, बस अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग लाइन दी है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस किया है। बल्कि जिसका मुख्य हेडलाइन है वो हेडलाइन तो यही होगी कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल बटे विकृति से ही ये तीन प्रकार बनते हैं। इन तीनों प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले बात हुई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो लैम्डा इक्वल टू होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। देखिए फॉर्मूला वही है कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, तो प्रतिबल बटे विकृति होता है। मतलब वो बल में अगर जो आकार में परिवर्तन होगा, उस बल में आकार के परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो वो प्रत्यास्थता गुणांक होता है। इसका आम रूप में, आम भाषा में या आम जगह पर कोई काम नहीं होता है, लेकिन साइंस की भाषा में इनको प्रयोगों के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू क्या होता है और दृढ़ता गुणांक इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बातें यंग प्रत्यास्थता गुणांक की हुई है, जिसको हमने लैम्डा से दर्शाया था। तो लैम्डा इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य, यहाँ पे एक शब्द आया है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर परिवर्तन हो। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है की दिशा में, और वहीं पर अगर अनुप्रस्थ होता तो उसका मतलब होता है कि लंबवत दिशा में। यहाँ पे शब्द का मतलब अनुदैर्ध्य है की दिशा में, मतलब जिस पर तुम बल लगा रहे हो अगर उसी तरफ बल लग रहा है, उसी दिशा में क्षैतिज रूप में बल लग रहा है, तो ऐसे बल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो जब वस्तु पर तुम कोई बल लगाते हो, यहाँ पर जो बल लगाते हो अगर वो बल लगाने पर उसमें परिवर्तन होता है तो उसे विकृति कहते हैं। लेकिन अगर लंबवत बल लगाते हो, अगर तुमने उसके क्षैतिज बल लगाया वो क्षैतिज ही परिवर्तन होगा, मतलब अनुदैर्ध्य बल लगाया वो अनुदैर्ध्य ही परिवर्तन होगा। तो ऐसे वाले प्रत्यास्थता गुणांक को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रतिबल था, प्रतिबल कहीं पर भी हो, प्रतिबल इक्वल टू हमने सीख लिया था कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल को जो दर्शाते हैं वो F से दर्शाते हैं, बल्कि क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया तो F बटे A। यहाँ पे जो यूनिट आई थी वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आई थी। लेकिन वहीं पे बात जब विकृति की थी तो विकृति का फॉर्मूला बना था हमारा विकृति इक्वल टू L अपॉन L। L जो है वो एक लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन है, A भी लंबाई है, लेकिन जो लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन हो या लंबाई हो, लेकिन इसकी जो इकाई होगी वो हमेशा वही होगी। तो लंबाई जो मापी जाएगी वो मीटर में मापी जाएगी, और यहाँ पे भी जो लंबाई मापी जाएगी वो भी मीटर में मापी जाएगी। मीटर से अगर मीटर कट जाएंगे तो एक बचेगा। मतलब ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी यूनिट है जिसकी इकाई नहीं होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इकाई है, ऐसी कौन सी मतलब पदार्थ है या ऐसी कौन से शब्द है जिसकी इकाई नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है, तो वो विकृति होती है। विकृति की कभी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि L से L यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट से यूनिट कट जाएगी, इसकी यूनिट नहीं होती है। मतलब अब इस लाइन पर आते हैं कि जो प्रत्यास्थता गुणांक की यूनिट आती है। जैसे अगर पहला जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इसकी इकाई क्या होगी, इसे किस में मापेंगे, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। जितनी भी इकाई बनती है साइंस में वो सब इस फॉर्मूला से बनती हैं। तो हम फॉर्मूला से बना करके देखते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल मतलब प्रतिबल है, प्रतिबल का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे रख देंगे क्या, F अपॉन A। जबकि F अपॉन A तो रख दिया, लेकिन अनुदैर्ध्य विकृति की जब बात आई तो अनुदैर्ध्य विकृति का होता है L अपॉन L। अनुदैर्ध्य शब्द को अगर हटा दिया जाए तो प्रतिबल बटे विकृति ही लिखा है, प्रतिबल का F अपॉन A हो जाएगा और वहीं पर इसका L अपॉन L हो जाएगा। लेकिन अभी हाल हमने बता दिया है कि विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए अगर यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी तो फिर जो पूरा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई बनेगी वो निर्भर करेगी ओनली किस पर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की इकाई पर। अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जो इकाई होती है वो अभी हाल हमने जानी है क्या होती है, प्रतिबल की न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर इसका विमीय सूत्र जो होता है वो ml की पावर -1
टी की पावर -2 होता है। जो विमीय सूत्र जो बनता है जिसकी एसआई मात्रक के द्वारा बनता है। एसआई मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक 7 होते हैं, उन्हीं के द्वारा बनता है। इसमें द्रव्यमान, लंबाई तथा समय का रोल रहता है। आगे देखिए, अगर दूसरा प्रकार जो है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से प्रदर्शित करते हैं। तो y इक्वल टू जो होता है वो अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति होता है। देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक तीनों जो हैं इनमें सभी में जो रहेगा वो प्रतिबल अपॉन विकृति तो रहेगा ही, बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है कि यहाँ पे जो अंतर हो रहा था वो अनुदैर्घ्य का था, यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति है। अभिलंब का मतलब होता है लंबवत दिशा में। अगर अभी इसमें क्षेत्र दिशा थी, इसमें जो अगर तुम किसी वस्तु पर बल लगाते हो और अगर वो लंबवत लगाते हो तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन मतलब अगर जो चीज को दबा दिया जाए तो जो उसकी साइज थी वो साइज कम जाएगी, और साइज कम जाएगी तो उसी परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहते हैं। इसीलिए जो आयतन संबंधी होता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। जो लंबाई से संबंधित होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो जो अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति वो हो जाएगा। अभिलंब प्रतिबल रहेगा फॉर्मूला प्रतिबल का वही, चाहे लंबवत हो चाहे क्षैतिज हो, क्योंकि प्रतिबल इक्वल टू तो होता है क्या, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बल अपॉन क्षेत्रफल F अपॉन A। लेकिन यहीं पे बात आती है विकृति की, तो विकृति का फॉर्मूला तो वैसे था L अपॉन L, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर लंबाई नहीं है, यहाँ पे आयतन है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को भी से प्रदर्शित कहते हैं। इसलिए जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा था तो इसे हम डेल L लिख सकते थे। डेल का मतलब परिवर्तन होता है। साइंस में यहाँ पर इसको डेल को परिवर्तन के लिए प्रदर्शित करते हैं, जबकि वहीं पर मैथ में इसको त्रिभुज के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन होगा है, आयतन में परिवर्तन होगा। अगर 5 लीटर का कोई मतलब आयतन है और अगर वो बढ़ कम जाए या 4 लीटर बचे या बढ़ जाए तो जो परिवर्तन होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो जिसमें परिवर्तन होगा उसे नीचे लिखेंगे, क्योंकि विकृति होता है परिवर्तन बटे पहला वाला लंबाई या आयतन। तो यहाँ जो आयतन विकृति हो जाएगा वो डेल भी अपॉन भी हो जाएगा। जब आयतन यहाँ पर नीचे भी आयतन है और ऊपर भी आयतन है, दोनों जगह है। आयतन की जो यूनिट होती है वो मीटर पे घाते 3 होती है, क्योंकि आयतन 3 विभवाओं का गुणनफल कहलाता है। तो जब यहाँ मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी। यूनिट नहीं आएगी तो कौन बचेगा, ओनली ऊपर बचेगा बल बटे क्षेत्रफल। अतः जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है इसकी जो इकाई होगी वो इकाई भी इसी यंग प्रत्यास्थता गुणांक जैसी होगी, मतलब इकाई में परिवर्तन नहीं होगा। ये ग्रुप डी में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का इकाई पूछी गई थी, और अभी एग्जाम जो हुए थे, जो जेल पहली वाले एग्जाम हुआ था उसमें भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की यूनिट पूछी गई थी। इसलिए ये कठिन जरूर है, परंतु इनसे क्वेश्चन लगातार इकाई संबंधी बनते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो अपना इधर पे बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, और बल को मापते हैं हम किस में, मीटर में, और क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, इसमें इधर पे बल को मापते हैं न्यूटन में, और यहाँ पर क्षेत्रफल को मापते हैं मीटर पे घाते 2 में। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जो इकाई हो जाएगी वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अतः चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, इसकी यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आगे बात हुई है दृढ़ता गुणांक, जिसका तीसरा प्रकार है, इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ईटा से प्रदर्शित करते हैं तो ईटा इक्वल टू होता है स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति। तो अपरूपण विकृति जो होता है स्पर्शरेखीय। स्पर्शरेखीय का मतलब जब किसी भी तुम रेखा में परिवर्तन करते हो, मतलब अगर कोई हम लिए हैं वस्तु, अगर उस वस्तु को हम मोड़ दें थोड़ी, तो मोड़ने पर जो उसका कोण बनेगा, कोण मतलब जो उसके आकार में लंबाई में परिवर्तन हुआ है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी है बल्कि उसकी एक जो रेखा थी वो रेखा में परिवर्तन हुआ है। तो जब ये कोण टाइप का बनता है तो ऐसी विकृति जो कहलाती है वो अपरूपण विकृति कहलाती है, जो उसका रूप बदल देती है लंबाई को एक प्रकार की लाइन को मोड़ करके। इसीलिए जो कोण के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जब रेखा में परिवर्तन हो तो उसे अपरूपक विकृति कहते हैं, जब आयतन में परिवर्तन हो तो आयतन विकृति कहते हैं, और जब लंबाई में परिवर्तन हो तो उसे अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। इसी प्रकार पे जो 3 प्रकार बांटे गए हैं इस प्रत्यास्थता गुणांक
के। और जो तीसरा प्रकार हमारा दृढ़ता गुणांक है वो निर्भर करता है कि उसकी जो लाइन है उस लाइन में कितना परिवर्तन हुआ है। इसलिए दृढ़ता गुणांक ईटा इक्वल टू स्पर्शरेखीय प्रतिबल अपॉन अपरूपक विकृति होता है। यहाँ पर जो स्पर्शरेखीय प्रतिबल है वो बल बटे क्षेत्रफल होगा। बल जो होगा वो न्यूटन में मापा जाएगा और जो अपरूपक विकृति होगी उसे हम क्या में मापेंगे, थीटा में मापेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, इसकी भी यूनिट वही होगी क्योंकि जो थीटा होता है थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो परिवर्तन होगा पहले वाला परिवर्तन और कुल पहले वाला तो वो क्रॉस हो जाएंगे, इसलिए उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए इन तीनों की यूनिट एक सी होती है। इसलिए ध्यान रखना कि यूनिट एक सी होती है। अगर किसी की भी यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में तो हमको ध्यान रखना है कि यूनिट वही है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि विकृति जो नीचे लिखे हैं चाहे अनुदैर्ध्य विकृति हो, चाहे आयतन विकृति हो, चाहे अपरूपक विकृति हो, इन विकृतियों की कभी भी इकाई नहीं होती है। इसलिए इनका जो निर्भर करेगी यूनिट जो ऊपर वाले प्रतिबल पर निर्भर करेगी और तीनों पर जो प्रतिबल होता है तो प्रतिबल एक सा होता है। प्रतिबल इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट प्रत्यास्थता की सीमा। सीमा का मतलब लिमिट। तो जो हमारी इलास्टिसिटी की लिमिट है वो क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा। तो प्रत्यास्थता की सीमा वो कहलाती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, प्रतिबल लगाते हैं, बल लगाने पर वस्तु के आकार में परिवर्तन होता जाता है और अगर बल को हटा लेते हैं तो वो अपना पुनः रूप धारण कर लेती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम उस पर बल लगाते हैं लेकिन जब बल को हटाते हैं तो वो अपने पुनः अवस्था में नहीं आ पाती है। ऐसी उस मान को, उस अधिकतम मान को जब वह अपना आकार में पुनः वापस नहीं आ पाए उस वाले को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इसलिए यहाँ भाषा में लिखा है कि वह अधिकतम बाह्य बल जो प्रत्यास्थ का गुण समाप्त कर देता है और प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। प्रत्यास्थता की सीमा वह कहलाती है वह अधिकतम बाह्य बल जो अगर वस्तु पर लगा दिया जाए तो उनमें जो प्रत्यास्थता के गुण थे, आकार में वापस आने के गुण थे, वो अगर समाप्त हो जाए, इतना ज्यादा बल लगा दिया जाए तो उस अधिकतम मान को, उस बाह्य बल के अधिकतम मान को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। और बल को न्यूटन में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो प्रत्यास्थता की सीमा है, अगर सीमा के बाद ज्यादा बल लगा दिया जाता है तो वही प्रत्यास्थ वस्तु में प्लास्टिक वस्तुएं बन जाती हैं। मतलब अगर किसी हम देखें कि अगर जैसे हमने किसी भी गीली मिट्टी को लेते हैं और गीली मिट्टी पर अगर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वह अपने बाह्य मतलब फिर से पुनः अवस्था में नहीं आ पाती है। जैसा उसको बल लगाते हैं, जैसा वो आकार ले लेती है वैसे ही बनी रहती है। इसलिए एक गीली मिट्टी भी प्लास्टिक वस्तुएं कहलाएंगी। यहाँ प्लास्टिक वस्तुओं का मतलब ओनली प्लास्टिक से नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिक वस्तुओं का मतलब जो है उन वस्तुओं से है कि जिन पर हम अगर बाह्य बल लगाते हैं वो बाह्य बल लगाने पर वो प्रत्यास्थ ना हो, प्रत्यास्थ में लौट के अपनी अवस्था में नहीं आए, जो कि तो अपना रूप धारण करने की कोशिश ना करें, ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं को प्लास्टिक वस्तुएं तथा जो लौट कर के आ जाए ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं तथा प्लास्टिक वस्तुओं की बीच वाली लिमिट को या बीच वाली सीमा को या बीच वाले मान को, मध्य मान को ही हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान दे देगा और अनुदैर्ध्य विकृति का मान दे देगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कुछ भी दे देगा, तो जैसे उसने 8 दे देगा, 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और अनुदैर्ध्य विकृति दे देगा। अनुदैर्ध्य विकृति की कोई यूनिट नहीं होगी, जैसे वो 4 दे देगा। पूछेगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना है, तो हम डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देंगे और कहेंगे 2। तो जो 2 होगा उसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट वही होगी जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल की थी, क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। इसलिए इसका आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जे प्रत्यास्थता से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो 3 प्रकार के होते हैं। तो जे एक पदार्थ का प्रमुख गुण होता है, जो पहले भी गुण पढ़ चुके हैं, जो अपना पहले था केशकत्व था, श्यामता था, इसी प्रकार जे एक प्रत्यास्थता भी गुण होता है। तो ये साइंस के अगले चैप्टर में इसके पदार्थ से संबंधित अगले गुण के बारे में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही।